Hello everyone, myself Manju Ganda, Assistant Professor of Commerce, Government National College सिरसा। आज का हमारा टॉपिक है प्राइसिंग ऑफ मटेरियल्स। प्राइसिंग ऑफ मटेरियल्स का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने किया कि प्राइसिंग ऑफ मटेरियल क्या होता है और इसकी ज़रूरत या इसकी नीड क्यों होती है। नेक्स्ट था कि प्राइसिंग ऑफ मटेरियल के कौन कौन से मेथड हैं। प्राइसिंग ऑफ मटेरियल के मेथड, कुछ मेथड कॉस्ट प्राइस पे बेस्ड है, कुछ मेथड इसके मार्केटिंग प्राइस पे बेस्ड है, एवरेज प्राइस मेथड है। कॉस्ट प्राइस पे बेस्ड जो मेथड है उसका जो फर्स्ट टॉपिक था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम सेकंड मेथड करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का बिल्कुल रिवर्स है, यानी बिल्कुल उल्टा है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में हम करते थे कि जो रॉ मटेरियल स्टोर रूम में पहले रिसीव किया गया है, पहले प्राप्त किया गया है, उसे प्रोडक्शन के लिए हम पहले इशू करेंगे। हमारे नॉर्मल लाइफ में भी हम इसी मेथड को फॉलो करते हैं। जो सामान हम पहले खरीदते हैं अपने घर के लिए, उसे हम पहले इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड बिल्कुल इसका रिवर्स है। इसमें जो मटेरियल हमने बाद में परचेज किया है उसे हम प्रोडक्शन के लिए पहले इशू करेंगे। इसे रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है। ये मेथड तब सूटेबल है जब मटेरियल के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, यानी जब प्राइसेस राइज हो रहे हैं तब ये मेथड सक्सेसफुल है। जो मटेरियल इशू किया जाता है वो लास्ट कंसाइनमेंट में से किया जाता है। लास्ट कंसाइनमेंट यानी वो सामान जो हमें सबसे बाद में रिसीव हुआ है उसमें से रॉ मटेरियल इशू किया जाएगा। तो जो रॉ मटेरियल हमने प्रोडक्शन के लिए इशू किया वो करंट प्राइस को, यानी जो मार्केट वैल्यू है, हमारी करंट मार्केट वैल्यू है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है, लगभग उतना ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के। सबसे पहले सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू ऑपरेट। ये समझने में बिल्कुल सिंपल है कि जो सामान हमने बाद में खरीदा उसे हम प्रोडक्शन पे पहले इशू करेंगे, तो इसको ऑपरेट करना भी आसान है। नेक्स्ट क्या है, क्योंकि हम सामान कॉस्ट प्राइस पे इशू कर रहे हैं, जो सामान हमने बाद में खरीदा तो बाद में जो हमने मूल्य चुकाया उसी मूल्य पे ही हम सामान को प्रोडक्शन के लिए इशू कर रहे हैं। तो सारी की सारी कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो प्रोडक्शन से रिकवर हो जाती है। प्रोडक्शन जो है उसको हम चार्ज करते हैं करंट प्राइस से, यानी जब हम प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे उसमें मटेरियल का जो प्राइस है वो करंट मार्केट प्राइस होगा, जो प्रीवेल कर रहा है, यानी मार्केट में बाजार में जो मूल्य प्रेजेंट में है वो उसके मटेरियल का प्राइस होगा। तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट भी करंट प्राइस पे कैलकुलेट की जाएगी। नेक्स्ट, ये मेथड तब सूटेबल है जब प्राइसेस राइज कर रहे हो, यानी प्राइस बढ़ रहे हो, कीमतें बढ़ रही हो, तब ये मेथड जो है वो सक्सेसफुल रहता है। इसके डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज में सबसे पहले आ जाता है लीड्स टू क्लरिकल एरर्स एंड मिस्टेक। देखो, जब बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस मतलब हम बार बार हर रोज सामान परचेज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, और जो सामान परचेज किया गया वो अलग अलग कीमतों पे आ रहा है, तो बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो क्लरिकल एरर यानी गलती की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट, अलग अलग जॉब्स को एक फैक्ट्री में अलग अलग जॉब्स और अलग अलग ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन की जाती है। तो अलग अलग जॉब्स को या अलग अलग ऑर्डर्स के लिए सेम रॉ मटेरियल अलग अलग कीमत पे सप्लाई किया जाता है, तो उन जॉब्स की जो कॉस्ट है उसमें कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है समटाइम एक ही इशू में कि मान लो हमने 500 यूनिट इशू करने हैं, 500 यूनिट्स हमने प्रोडक्शन के लिए इशू करने हैं। इसमें से हम क्या करते हैं, समटाइम ऐसे होता है कि 300 यूनिट्स हमने एट द रेट ऑफ 10 इशू किए। ठीक है, और इसमें से 100 यूनिट्स हमें समटाइम ऐसा हो सकता है कि एट द रेट ऑफ हमें 11 इशू करने पड़े, और बाकी 100 यूनिट्स हमें एट द रेट ऑफ 10 रुपीज 50 पैसा इशू करना पड़े। ठीक है, तो समटाइम एक ही इशू पे
हमें मोर देन वन प्राइस को कंसीडर करना पड़ता है। यूनिट तो हमने 500 इशू करनी है, लेकिन सबसे बाद में हमने 100 यूनिट ये वाले परचेज किए थे तो पहले इससे इशू किया, फिर उससे पहले ये परचेज किए थे उसे इशू किया, फिर उससे पहले ये परचेज किए थे तो उसे इशू किया। तो एक ही इशू के लिए हमने 3 प्राइसेस को कंसीडर किया। तो ये डिफिकल्टी भी लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में आती है। नेक्स्ट, जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक किस में से बचा होगा? क्लोजिंग स्टॉक उस रॉ मटेरियल में से बचा होगा जो हमने सबसे पहले खरीदा था। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो क्लोजिंग स्टॉक है वो मार्केट प्राइस को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, तो ये था लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अब हम इसकी एक प्रॉब्लम और सॉल्यूशन करेंगे। तो प्रॉब्लम हमारी क्या है? प्रिपेयर a stall ledger from the following information as per LIFO method. LIFO method यानी last in first out method for the March 2010. मार्च के महीने के लिए हमने लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का इस्तेमाल करते हुए स्टॉल लेजर बनाना है। स्टॉल लेजर क्या है? स्टॉल लेजर स्टोर, वो जो स्टोर का अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, वो स्टोर लेजर प्रिपेयर करता है। उसमें वो क्या एंट्री करेगा कि जब भी रॉ मटेरियल स्टोर रूम में रिसीव किया गया तो वो स्टोर लेजर में उसकी एंट्री करेगा। स्टोर रूम से कोई सामान प्रोडक्शन के लिए या किसी और डिपार्टमेंट में इशू किया गया तो भी उसकी स्टोर लेजर में एंट्री की जाएगी। एवरी टाइम जब भी मटेरियल की मूवमेंट होगी स्टोर रूम से आउटसाइड या बाहर से स्टोर रूम के अंदर, किसी भी तरह की जो मटेरियल की मूवमेंट है उसको अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट स्टोर लेजर में रिकॉर्ड करेगा। स्टोर लेजर के बेसिकली 3 मेन कॉलम होते हैं। 3 मेन कॉलम में एक आएगा आपका रिसीट का कॉलम, एक इशू का कॉलम और एक बैलेंस आएगा। रिसीट कॉलम में क्या आएगा? रिसीट कॉलम में आएगा कि जब भी सामान को रिसीव किया गया तो रिसीट कॉलम में एंट्री की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जब सामान को इशू किया जाएगा तो इशू कॉलम में एंट्री की जाएगी। ठीक है, और एवरी टाइम जब भी सामान रिसीव किया जाएगा या सामान इशू किया जाएगा उसका बैलेंस भी कैलकुलेट किया जाएगा। ये जो रिसीट कॉलम है इसके आगे 3 पार्ट्स होते हैं, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी यानी जो भी सामान रिसीव किया उसकी क्वांटिटी लिखोगे, फिर किस रेट पे हमने रिसीव किया वो लिखा जाएगा और उसका अमाउंट लिखा जाएगा। इसी तरह से इशू के भी 3 पार्ट होंगे, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और बैलेंस के भी 3 पार्ट होंगे, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। डेट में हम डेट मेंशन करेंगे और पर्टिकुलर में कि सामान को इशू किया गया या रिसीव किया गया वो लिखा जाएगा। ये स्टॉल लेजर का परफॉर्मा है। ठीक है, तो अब हमने एक स्टॉल लेजर बनाना है मार्च 2010 के लिए लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज करते हुए। आगे पढ़ेंगे हम अपनी एग्जाम्पल को। रिसीट क्या किया गया, देखो रिसीट में क्या क्या लिखा गया है। मार्च 1 को 300 यूनिट रिसीव किए गए एट द रेट ऑफ 2 पर यूनिट। 1 मार्च को 300 यूनिट रिसीव किए 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। नेक्स्ट रिसीट कब है? नेक्स्ट है 14 मार्च को 250 यूनिट रिसीव किए गए 3 रुपये 1 यूनिट के हिसाब से। फिर 20 मार्च को 560 यूनिट रिसीव किए गए 2 रुपये 50 पैसे पर यूनिट के हिसाब से। इशू क्या क्या है? 3 मार्च को 125 यूनिट इशू किए गए, 16 मार्च को 175 यूनिट्स इशू किए गए और 22 मार्च को 90 यूनिट्स इशू किए गए। आगे लिखा हुआ है ऑन मार्च 24 10 units issued on March 16 were returned by the department to the store. 24 मार्च को क्या हुआ? जो सामान 16 मार्च को इशू किया गया था, देखो 16 मार्च को क्या इशू किया गया था? 16 मार्च को 175 यूनिट इशू किए गए थे। जो सामान 16 मार्च को इशू किया गया था उसमें से 10 यूनिट डिपार्टमेंट ने स्टोर रूम में वापस भेज दिए। एंड ऑन 31st मार्च ए डिफरेंस ऑफ 14 यूनिट्स was found as per physical verification. 31 मार्च को क्या हुआ कि 14 यूनिट का डिफरेंस पाया गया फिजिकल वेरिफिकेशन में। हम इसे मान के चलेंगे कि ये 14 यूनिट कम पाए गए, यानी जब हमने फिजिकली वेरीफाई किया तो स्टॉक 14 यूनिट से कम था।
अब हम इसे सॉल्व करेंगे। जितनी भी रिसीट हुई, जो भी सामान हमने रिसीव किया उसे हम रिसीट वाले कॉलम में लिखेंगे, जो इशू किया उसे इशू वाले कॉलम में लिखेंगे, और एवरी टाइम हर डेट को हम इसका बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले है मार्च 1 को। मार्च 1 हम डेट वाले कॉलम में लिखेंगे, मार्च 1। मार्च 1 को क्या किया गया है, रिसीव किया गया सामान, तो पर्टिकुलर में आएगा रिसीट। कितना सामान, 300 यूनिट। किस रेट से, 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। कितने का हो गया, 600 रुपये का हो गया। इशू कुछ नहीं किया, इशू वाले कॉलम में खाली छोड़ देंगे हम। बैलेंस में, अब बैलेंस यानी स्टॉक कितना पड़ा है, जो सामान हमने 1 मार्च को रिसीव किया 300 यूनिट का, 2 रुपये के हिसाब से 600 रुपये का यही सामान पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे इसमें। नेक्स्ट है 1 मार्च के बाद देखो 3 मार्च को इशू किया गया है। कितना इशू किया गया है, 125 यूनिट्स का। तो डेट वाले कॉलम में मार्च 3, पर्टिकुलर में सामान इशू किया गया। इशू वाले कॉलम में हम एंट्री करेंगे, तो मतलब रिसीट वाले कॉलम में कुछ नहीं आएगा। इशू वाले कॉलम में कितना आएगा, 125 यूनिट इशू किए गए। किस रेट से इशू करेंगे, देखो बैलेंस में स्टॉक में हमारे पास 300 यूनिट पड़े हैं 2 रुपीज़ वाले, 600 रुपये के। इसी में से ही सामान इशू किया जाएगा, यानी 125 यूनिट्स 2 रुपीज़ के हिसाब से 250 रुपीज़ के इशू किए जाएंगे। तो बच क्या जाएगा, 300 में से 125 चले गए, हमारे पास बच जाएंगे 175 यूनिट्स 2 रुपीज़ के हिसाब से 350 के। ठीक है, मार्च 3 के बाद आएगा मार्च 14। मार्च 14 को 250 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3 पर यूनिट रिसीव किए गए। तो डेट वाले कॉलम में लिखेंगे हम मार्च 14। रिसीट है तो रिसीट वाले कॉलम में हम क्या लिखेंगे, रिसीट कितना रिसीव किया है हमने, 250 यूनिट 3 रुपये के हिसाब से। कितने के हो गए, 750 रुपीज़ के हिसाब से। इस डेट को हमने इशू कुछ भी नहीं किया, तो इशू वाले कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा। बैलेंस में क्या आएगा, देखो बैलेंस में एक तो पहले हमारे पास 175 यूनिट्स पड़े थे 2 रुपये के हिसाब से, वो बचे हुए हैं। 250 यूनिट्स 3 रुपये के हिसाब से अब आए हैं, तो यानी ये आपके पास बैलेंस बचा हुआ है 175 यूनिट्स 2 रुपीज़ के हिसाब से पहले वाले, 250 यूनिट 3 रुपये के हिसाब से जो आज रिसीव किए गए हैं, यानी मार्च 14 को रिसीव किए गए हैं। तो यानी कितने का स्टॉक पड़ा है, ये हमारे पास 1100 रुपीज़ का स्टॉक स्टोर रूम में अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारे पास मार्च 14 के बाद मार्च 16। मार्च 16 को 175 यूनिट्स इशू किए गए हैं, तो डेट में लिखेंगे हम मार्च 16, पर्टिकुलर में आएगा इशू। रिसिट में कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने इशू किया है। कितने यूनिट्स इशू किए हैं, 175 यूनिट्स इशू किए हैं। मेथड हमारा है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो सामान हमने बाद में रिसीव किया, बैलेंस में देखो क्या पड़ा है हमारे पास, 175 यूनिट्स 2 रुपये के हिसाब से पहले वाले हैं, बाद में आए थे 250 यूनिट 3 रुपये के हिसाब से। अब हमने सामान इशू करना है, तो जो सामान बाद में आया, बाद में कौन सा आया, 250 यूनिट 3 रुपये के हिसाब से, इसमें से सामान इशू किया जाएगा। तो ये जो 175 यूनिट इशू करने हैं वो 3 रुपये के हिसाब से हम इशू करेंगे। ये कितने के हो जाएंगे, 525 रुपये के। ठीक है, अब बच क्या गया, क्या बच गया, पहले वाले 175 यूनिट 2 रुपये के हिसाब से वैसे के वैसे पड़े हैं, उसमें से हमने इशू नहीं किया। ये जो 250 यूनिट्स थे, 250 यूनिट थे, इसमें से 175 हमने इशू कर दिए, तो ये बच गए हमारे पास 75 यूनिट्स। 75 यूनिट्स 3 रुपये के हिसाब से पड़े हैं, तो ये बचे, ये टोटल हुआ हमारे पास 575
5 रुपीज़ का। 575 रुपये का स्टॉक पड़ा है। कैसे पड़ा है? 175 यूनिट्स 2 रुपये वाले पड़े हैं, 75 यूनिट्स 3 रुपये वाले पड़े हैं। ठीक है। मार्च 16 के बाद हम करेंगे मार्च 20। 20 मार्च को क्या हुआ? रिसीट है, सामान प्राप्त किया गया। कितना प्राप्त किया हमने? 560 यूनिट एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ 50 पैसा पर यूनिट, यानी 2.5 रुपये के हिसाब से 560 यूनिट रिसीव किए गए हैं। हम पर्टिकुलर डेट वाले कॉलम में लिखेंगे मार्च 20। रिसीट है कितने यूनिट्स? रिसीट वाले कॉलम में लिखेंगे 560 यूनिट। किस हिसाब से? 2 रुपीज़ 50 पैसा पर यूनिट के हिसाब से। ये बन जाएंगे हमारे पास 1400 रुपीज़ के, 1400 रुपये के। इस डेट को हमने इशू कुछ भी नहीं किया। तो अब देखो बैलेंस में हमारे पास क्या है। ये वाले 175 यूनिट्स 175 यूनिट 2 रुपये के हिसाब से पड़े हैं। फिर 75 यूनिट्स 3 रुपये के हिसाब से पड़े हैं। ये तो सामान पहले ही पड़ा था। 560 यूनिट 2 रुपीज़ 50 पैसा के हिसाब से और आ गए। तो ये सामान हुआ टोटल कितने का? 1975 रुपीज़ का। ठीक है। ये सामान स्टोर रूम में पड़ा है। अब देखो स्टोर रूम में 3 तरह का स्टॉक पड़ा है। 175 यूनिट 2 रुपये के हिसाब से जो सबसे पहले रिसीव किए थे। फिर 75 यूनिट्स 3 रुपये के हिसाब से पड़े हैं। और 20 मार्च को अब हमने जो सामान रिसीव किया 560 यूनिट 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। तो 3 तरह का रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल तो एक है लेकिन वो 3 रेट का अलग अलग मूल्य का रॉ मटेरियल हमारे पास स्टोर रूम में अवेलेबल है। 20 मार्च के बाद आएगा 22 मार्च। 22 मार्च को क्या हुआ है? इशू हुआ है। देखो इशू वाली साइड में 22 मार्च को 90 यूनिट्स इशू किए गए हैं। ठीक है। तो अब हम एंट्री करेंगे 22 मार्च को। डेट वाले कॉलम में लिखेंगे मार्च 22। पर्टिकुलर में आएगा इशू किया है। इशू किया है तो रिसीट वाले कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा। 90 यूनिट इशू करने हमने किस में से होंगे? जो सामान हमने सबसे लास्ट में लिया हमारे पास आया था। कौन सा आया था? 560 यूनिट 2 रुपीज़ 50 पैसे के हिसाब से, यानी 90 यूनिट इशू करने हम 2.5 रुपये के हिसाब से उसे इशू करेंगे। तो 90 यूनिट्स 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से ये हुए 225 रुपये के, 225। अब देखो स्टॉक में क्या पड़ा है। सबसे पहले स्टॉक में पड़ा है 175 यूनिट्स 2 रुपये के हिसाब से। वो ऐसे कैसे पड़े हैं? सेकेंड लॉट में से 75 यूनिट्स बचे हुए हैं 3 रुपये के हिसाब से। और जो लास्ट में हमने सामान रिसीव किया था 560 यूनिट, इसमें से 90 यूनिट इशू कर चुके हैं। तो बच गए इसमें से 470 यूनिट्स। तो ये 3 तरह का स्टॉक पड़ा है। ये 470 यूनिट्स हैं 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। तो टोटल हुआ ये हमारे पास 1750 रुपीज़ का, 1750 रुपये का ये टोटल हुआ। कौन सी डेट को? 22 मार्च को 1750 रुपये का स्टॉक पड़ा है, जिसमें से 175 यूनिट 2 रुपये के हिसाब से पड़े हैं, 75 यूनिट 3 रुपये के हिसाब से पड़े हैं और 470 यूनिट्स 2 रुपीज़ 50 पैसा के हिसाब से हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल हैं। 22 मार्च के बाद क्या हुआ? 24 मार्च को ये देखो हमें नीचे स्टेटमेंट में दिया हुआ है 10 यूनिट जो कि 16 मार्च को इशू किए गए थे। देखो 16 मार्च को जो हमने इशू किया था ये 175 यूनिट इशू किए थे। यहाँ देखो ये 175 यूनिट इशू किए थे 3 रुपये के हिसाब से। तो इसमें से 10 यूनिट डिपार्टमेंट के पास बच गए, वो उसने स्टोर रूम में वापस भेज दिए। स्टोर रूम में सामान वापस आया तो मतलब स्टोर रूम ने सामान को रिसीव किया। एंट्री होगी रिसीट वाले कॉलम में। कौन सी डेट को? मार्च 24। ये क्या आएगा? रिटर्न, सामान वापस आया है। रिटर्न कितने यूनिट्स आए हैं? 10 यूनिट। किस रेट पे आए होंगे? किस रेट पे हमने इशू किए थे? 16 मार्च को जो हमने सामान इशू किया था वो 3 रुपये के हिसाब से इशू किया था। तो इसका प्राइस क्या होगा? 10 यूनिट 3 रुपये के हिसाब से ये हो गए
30 रुपीज़ के। अब स्टॉक में देखो हमारे पास क्या क्या पड़ा है। स्टॉक में है हमारे पास सबसे पहले 175 यूनिट्स 2 रुपये के हिसाब से पड़े हैं। 75 यूनिट्स 3 रुपये के हिसाब से पड़े हैं। और 470 यूनिट्स 2 रुपीज़ 50 पैसे के हिसाब से पड़े हैं। 10 यूनिट और आ गए किस हिसाब से, 3 रुपये के हिसाब से। ये सारा बैलेंस है आपका 24 मार्च का। 24 मार्च का ये आपका सारा बैलेंस है। ये कितने का बन जाता है, ये बन जाता है 1780 रुपीज़ का। लास्ट में क्या है, लास्ट में स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ऑन 31st मार्च ए डिफरेंस ऑफ 14 यूनिट्स was found as per physical verification। हमारे पास जो स्टॉक पड़ा था उसको हमने चेक किया तो पता लगा उसमें 14 यूनिट्स कम है। जो भी शॉर्टेज है वो हमेशा इशू वाले कॉलम में दिखाई जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे मार्च 31st, पर्टिकुलर में आएगा शॉर्टेज, कमी पाई गई है। और शॉर्टेज को कहाँ दिखाओगे आप, इशू वाले कॉलम में। कितने यूनिट्स की, 14 यूनिट्स की। प्राइस क्या होगा, समान लास्ट में कौन सा रिसीव किया था, 10 यूनिट रिसीव किए थे। तो ये 14 यूनिट की शॉर्टेज है ना, ये 10 यूनिट तो कौन से दिखाए जाएंगे, जो सबसे लास्ट में रिसीव किए 30 रुपये के। बाकी 4 यूनिट ऊपर वाले में से, ये जो 470 यूनिट पड़े हैं ना, यहाँ देखो ये जो 470 यूनिट पड़े हैं 2.5 रुपये के हिसाब से, 4 यूनिट इसमें से दिखाए जाएंगे। तो 4 यूनिट आ जाएंगे 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 40 रुपये का। ठीक है, ये टोटल 40 रुपये की शॉर्टेज पाई गई। अब देखो स्टॉक में क्या क्या पड़ा है। इस डेट को हमारे पास स्टॉक में क्या क्या है, सबसे पहले 175 यूनिट्स 2 रुपये के हिसाब से पड़े हैं। 75 यूनिट्स 3 रुपये के हिसाब से पड़े हैं। 470 यूनिट्स में से 4 यूनिट कम कर देंगे तो बच जाएंगे, 470 में से 4 लेस कर दो तो हमारे पास बच जाएंगे 466 यूनिट 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। तो 31 मार्च को जो हमारे पास स्टॉक पड़ा है वो पड़ा है 1740 रुपये का। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। थैंक यू।